जादुई तवा। एक गांव में सुरेश नाम का लड़का अपनी सौतेली माँ और भाई के साथ रहता था। सुरेश की सौतेली माँ और भाई उसे बहुत परेशान करते थे। सुरेश 10वीं का छात्र था। वो पढ़ाई के साथ साथ घर का भी सारा काम करता। मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाय राम, घर का इतना काम पड़ा है और इस लड़के को किसी चीज की चिंता ही नहीं। बस बैग टांगे चल दिया। अरे घर का काम क्या तेरी माँ करेगी? चल जल्दी से झाड़ू पोछा लगा और उसके बाद मुझे बाजार से कुछ सामान ला दे, फिर जाइयो स्कूल। माँ, आज मेरी परीक्षा है। अगर देर से पहुँचा तो अध्यापक जी मुझे कक्षा से निकाल देंगे और परीक्षा भी नहीं देने देंगे। तो मैं क्या करूं? परीक्षा देकर कौन सा डॉक्टर या वकील बनना है? आया बड़ा परीक्षा देने वाला। चल जल्दी जल्दी हाथ चला, नहीं तो और काम भी दे दूंगी। सुरेश जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करता है और परीक्षा देने जाता है। परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहले तो अध्यापक सुरेश को परीक्षा कक्ष में घुसने नहीं देता, लेकिन सुरेश के विनती करने पर वो मान जाते हैं, क्योंकि सुरेश एक होनहार छात्र था और अध्यापक को उसके घर की स्थिति का भी अंदाजा था। कुछ दिन बाद सुरेश के पिताजी शहर से आते हैं। पिताजी के सामने सुरेश की माँ उससे बहुत अच्छा व्यवहार करती है। एक दिन सुरेश को बहुत तेज बुखार आ जाता है। उस दिन उसके पिताजी किसी काम से दूसरे गांव गए थे और उन्हें शाम तक लौट कर आना था। ओ कामचोर, यूं ही पड़ा रहेगा या कुछ काम भी करेगा? जब से तेरा बाप यहाँ आया है बहुत ऐश हो रही है तेरी। आज बहुत दिन बाद मुझे भी मौका मिला है आराम करने का। चल उठ और जल्दी से लग जा अपने काम पर और अपने पिताजी के आने से पहले काम खत्म कर दे। माँ, मुझे तेज बुखार है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तो बहुत कमजोर महसूस हो रहा है। माँ, कुछ खाने को दे दो ना, तभी मैं दवा ले सकूंगा। अच्छा, अपने बाप के आने पर मुझे रौब दिखा रहा है? तुझे पता है ना, पिताजी ने तो वापस शहर चले जाना है। उसके बाद तूने हम लोगों के साथ ही रहना है। तब देखियो हम तेरा क्या हाल करेंगे। यदि उस सब से बचना चाहता है तो चल जल्दी से उठकर झाड़ू पोछा कर। सुरेश तपते बुखार में भी उठकर काम करने लगता है। इतने में सुरेश का भाई, जो एकदम आवारा था, वहाँ आता है। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ मेरे लाल, आज मैंने तेरे पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। माँ, मुझे भी एक परोठा दे दो ना, बहुत भूख लगी है, बुखार भी तेज हो रहा है। तू यहाँ खड़ा खड़ा हमारी बातें सुन रहा था और ये क्या खाना खाना लगा रखा है? अंदर कल रात की 2 रोटी रखी है, उन्हें खा ले और जल्दी से काम पर लग जा। सुरेश के पिताजी ये सब देख और सुन लेते हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है। वो चुपचाप सुरेश के पास जाते हैं। सुरेश बेटा, तुम इतनी तकलीफ सहन कर रहे थे और तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। कैसी तकलीफ पिताजी? मैंने तुम्हारी माँ का तुम्हारे साथ व्यवहार देखा। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो तुम्हारी माँ और भाई तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, इसीलिए तुम्हें लेकर निश्चिंत था। लेकिन आज जब मैं अचानक घर आया तो मैंने तुम्हारी माँ और भाई का तुम्हारे प्रति व्यवहार देखा, जिसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अभी जाके उन दोनों को इस घर से बाहर निकालता हूँ। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। वे मेरे माँ और भाई हैं। वो मुझे पराया समझते हैं, लेकिन मैं तो उन लोगों को अपना समझता हूँ ना। मेरा विश्वास है कि एक दिन उन लोगों का मेरी प्रति व्यवहार जरूर बदलेगा। सुरेश के पिताजी सुरेश को आशीर्वाद देते हैं और उसे अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाते हैं। पिताजी उसे गांव से कुछ दूर एक झोपड़ी में लेकर जाते हैं। उस झोपड़ी में एक संदूक रखा था। पिताजी उस संदूक में से एक तवा निकालते हैं। बेटा, तुम्हारा साफ दिल देखकर मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी का दिया एक अनमोल उपहार देना चाहता हूँ। ये लो, ये तवा तुम रखो। पर पिताजी, मैं इस तवे का क्या करूँगा? मेरे पास ना तो आटा है और ना ही मुझे रोटी बनाना आता है। बेटा, ये कोई आम तवा नहीं है, ये एक जादुई तवा है, जिससे तुम किसी भी तरह की रोटी या पराठा मान सकते हो। इसके लिए तुम्हें आटा या तेल की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे गोभी का पराठा चाहिए। पिताजी के इतने कहते ही उन्हें गोभी का पराठा मिल जाता है।
सुरेश बड़े चाव से वो पराठा खाता है जो बहुत ही स्वादिष्ट था। उसके बाद पिताजी सुरेश को उसका मनपसंद पराठा लेने को कहते हैं। मुझे एक आलू का पराठा और एक पनीर का पराठा चाहिए। सुरेश को उसकी पसंद के पराठे मिलते हैं। सुरेश बड़े चाव से उन्हें खाता है। बेटा, ये तवा इस झोपड़ी में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये झोपड़ी तुम्हारे दादाजी ने एक साधु के लिए बड़े प्यार से बनाई थी और उस साधु ने तुम्हारे दादाजी को ये तवा आशीर्वाद के रूप में दिया था। लेकिन यदि ये तवा इस झोपड़ी से बाहर निकला तो इसका जादू उल्टा पड़ने लगेगा। इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा और इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप निश्चित रहिए पिताजी, मैं इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन क्या मैं इससे बने परोठे गांव में बेचकर कुछ पैसे कमा सकता हूँ, जिससे मैं अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कर सकूं? बिल्कुल कर सकते हो बेटा, लेकिन मैं तुम्हें हर महीने पैसे देता रहूंगा। तुम उन पैसों का उपयोग क्यों नहीं करते? वो असल में। क्या बात है बेटा? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? बताओ मुझे, क्या बात है? पिताजी, वो पैसे तो माँ और भाई ले लेते हैं। मैंने अभी तक स्कूल की फीस भी नहीं भरी, जिसकी वजह से मेरा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा और फिर मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? ठीक है बेटा। सुरेश अपने पिताजी के साथ घर वापस आ जाता है। अगले दिन उसके पिताजी शहर वापस चले जाते हैं। सुरेश की माँ उसके साथ फिर वही दुर्व्यवहार करने लगती है। लेकिन अब सुरेश में बहुत बदलाव आ चुका था। वो फटाफट घर का सारा काम खत्म करके चुपके से झोंपड़ी में जाता। मुझे 4 गोभी के परोठे चाहिए। तवे पर तुरंत ही गर्मा गर्म 4 गोभी के पराठे आ जाते हैं। सुरेश उन्हें लेकर गांव में निकला और 4 व्यक्तियों को उसने वो पराठे बेचे, जिससे उसे प्रत्येक पराठे के 20 रुपए यानी कुल 80 रुपए मिले। सुरेश ने घर जाके चुपचाप रुपए अपनी अलमारी में छुपा दिए। अब सुरेश प्रतिदिन उस झोंपड़ी में जाता। मुझे 6 परोठे आलू के और 6 परोठे पनीर के चाहिए। तवा सुरेश को गर्मा गर्म पराठे दे देता है। सुरेश वो पराठे लेकर गांव में जाकर बेचता है, जिससे उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। सुरेश के पराठों का गांव में बहुत नाम होने लगा था। एक दिन सुरेश का सौतेला भाई उसे पराठे बेचते देख लेता है। ये सुरेश के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो इतने सारे परोठे बेचने के लिए लेकर आया है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। माँ को जाकर बताता हूँ। माँ, जानती हो आज मैंने बाजार में क्या देखा? अरे क्या हुआ? कोई भूत वो देख लिया क्या? अरे माँ, क्या तुम भी कैसी बातें करती हो? मैंने तो उस सुरेश के बच्चे को परोठे बेचते देखा है। तू तो जाके अपने दिमाग का इलाज करा। उसके पास इतने पैसे हैं जो पराठे खरीद सके और बेच सके। तूने किसी और को देखा होगा। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं होता तो चलो अभी आप मेरे साथ बाजार चलो और अपनी आंखों से देखो, वो अभी भी बाजार में परोठे बेचता है। माँ और भाई दोनों बाजार जाते हैं, जहाँ सुरेश अभी पराठे बेच रहा था। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? चल अभी चलकर इसकी खबर लेती हूँ। नहीं माँ, यहीं रुको। हम उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पैसे कहाँ से लाता है। सुरेश बाजार में पराठे बेचने के बाद झोंपड़ी की ओर जाता है। सुरेश की माँ और भाई उसका चुपके से पीछा करते हैं। सुरेश झोंपड़ी में जाके तवे से और पराठे मांगता है। सुरेश की माँ और भाई खिड़की से सब देख लेते हैं। अच्छा, तो ये सब इस जादुई तवे का कमाल है। चलो माँ, चलकर हम ये तवा चुरा लेते हैं। यदि हमारे पास ये तवा आ जाए तो हम भी परोठे बेचकर अच्छा पैसा कमाएंगे और कोई बड़ा व्यापार कर सकते हैं। माँ को भाई की बात जंचती है। जैसे ही सुरेश झोंपड़ी से बाहर जाता है, दोनों मौका पाकर तवा चुरा लेते हैं। वे लोग तवे को अपने घर ले जाते हैं। ए तवे, चल जल्दी से 4 आलू के पराठे दे हमको। माँ और भाई पराठे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये क्या, इसमें तो चूहे निकल आए। सुरेश की माँ और भाई बहुत डर जाते हैं। वे किसी तरह चूहों को भगाते हैं। माँ, चलो एक बार फिर से प्रयास करते हैं। हमें 4 गोभी के पराठे दे। इस बार उस तवे से एक सांप निकल आता है और वो सुरेश के भाई को काट लेता है। सुरेश की माँ तवा लेकर तुरंत झोंपड़ी की तरफ भागती है। सुरेश, सुरेश,
बेटा अपने भाई को बचा ले बेटा। माँ रोते रोते सुरेश को सारी बात बता देती है। वो सुरेश से अपने व्यवहार की माफी मांगती है। सुरेश जल्दी से घर जाकर अपने भाई को अस्पताल लेकर जाता है और उसकी जान बचाता है। सुरेश की माँ और भाई बहुत शर्मिंदा होते हैं क्योंकि उन्होंने सुरेश के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इसके बाद भी सुरेश ने अपने भाई को बचाया। इसके बाद सुरेश की माँ और भाई का सुरेश के प्रति व्यवहार बदल जाता है और अब वे लोग सुरेश से बहुत प्यार करते हैं। सुरेश भी जादुई तवे की सहायता से पराठे बेचने का काम करता है और अच्छे पैसे कमाता है, जिनसे वो अपनी माँ और भाई की जरूरतें पूरी करता और अपनी पढ़ाई का खर्च भी करता। छोटा गोलू भूख से परेशान होकर अनाज के डब्बे ढूंढने लगा, लेकिन इस बार उसे निराशा ही हुई। उसने कुछ देर से सोचा, बेचारा, और हर डब्बे को हटाकर देखने लगा। कुछ चावल, गेहूं, दाल के दाने आसपास गिरे हुए मिले। उसने उन्हें उठा लिया, एक बर्तन में उन्हें धोकर फिर पानी में मिलाकर नमक हल्दी डालकर चूल्हे पर रख दिया। अब तो कुछ लाल टमाटरों को ढूंढना पड़ेगा, वरना कुछ दानों से अपने पेट के चूहे नहीं मानेंगे। मन्नू चाचा के खेत में बड़े बड़े टमाटर रहते हैं। कुछ ही देर के बाद गोलू के हाथ में मन्नू चाचा के खेत के कुछ टमाटर आ गए थे। बहुत भूख लगी है, 2-4 टमाटर पेट में डाल दूं, तब आगे बढ़ूं। गोलू टमाटर खा रहा था, इतने में मन्नू चाचा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। क्या रे गोलुआ, चोरी करने के लिए मेरा ही खेत मिला था? इतने सारे टमाटर तोड़ लिए। आज के बाद अगर मेरे खेत के आसपास नजर भी आया तो समझ कर रखना, मार मार कर तेरा सर गंजा कर दूंगा। चाचा बहुत भूख लगी थी, सो टमाटर खा लिया, मैं चोर नहीं हूँ। दूसरों की चीज बिना पूछे ले लेना चोरी नहीं तो क्या धर्म कर्म कहलाता है। तुझसे तो वो भिखारी अच्छे हैं जो चोरी नहीं करके भले मांग कर खाते हैं। बाकी के टमाटर रख दे और भाग कर जा यहाँ से। मैं तेरी गंदी सूरत देखना नहीं चाहता हूँ। गोलू अपमान का घूंट पीकर चुपचाप वहाँ से चल पड़ा। वो अपने आप को आज बहुत छोटा महसूस कर रहा था। पेट की भूख के लिए इतनी बेइज्जती होगी उसने सोचा भी नहीं था। वो रुआंसा हो गया था। क्या करूं? कहाँ जाऊं? कोई काम भी नहीं मिलता। बचपन से ही धुतकार और गालियां ही तो मिली है। कोई रिश्तेदार भी मेरी मदद करने नहीं आता। इस जिंदगी से अच्छा होता कि मैं भी माँ बाबूजी के साथ ही मर गया होता। इस जिल्लत की जिंदगी से तो मौत बहुत अच्छी है। गोलू घर पहुंचा और उसे चूल्हे पर जलने की बू आई। अरे बाप रे, जो था वो भी गया। कुछ दाने थे वो भी खाने के काम नहीं आए। बाप रे, सब के सब जल गए। उतार कर देखता हूँ कुछ तो बचा होगा। अरे हाँ, ऊपर के थोड़े दाने बच गए हैं। मेरी गलती से सब हुआ है। भूख का मारा गोलू बेचारा उन जले हुए दाने को खाने पर मजबूर हो गया। वह उस जले हुए खाने को मुंह बनाकर खाता चला। मुंह कड़वा हो गया, लेकिन पेट को थोड़ी राहत मिली है। जिंदगी में भी बड़ी कड़वाहट है, लेकिन उसका सामना तो करना ही पड़ता है। मैं इस कड़वाहट और संघर्ष का सामना करूंगा, लेकिन चोरी नहीं करूंगा, गलत कदम नहीं उठाऊंगा। देखना है जिंदगी कितनी इम्तिहान लेती है। आज उसे अपने माँ और बाबूजी की बहुत याद आ रही थी। कुछ देर बैठकर वो कुछ सोचता रहा। फिर पेट की भूख ने उसे बैठने नहीं दिया। वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकला, जंगल की तरफ चल पड़ा। उसे कहाँ जाना था यह वो नहीं जानता था, फिर भी वो चलता चला गया। बहुत दूर चलते चलते उसे एक गुच्छेदार फलों का पेड़ दिखाई पड़ा। उसके कदम रुक गए। ऊपर वाले का शुक्र है, ये जंगल है, यहाँ के फलों का स्वाद चख ही सकता हूँ। ये कोई चोरी नहीं होगी। अरे, ये तो लीची का पेड़ है। बस फिर क्या था,
गोलू ने लीची के गुच्छे तोड़ लिए। कुछ लीचियां थी और उन्हें वो ना गिनते हुए खाने लगा। रस्सेदार लीची का मजा आने लगा। बहुत मीठा स्वाद है। किसी ने सच ही कहा है, सब्र का फल ना मीठा होता है। शायद उसने भी बड़ी देर के बाद लीची जैसा फल खाया होगा। गोलू इतना कहते ही लीची के पेड़ से आवाज आई। मेरे दोस्त, हिम्मत और मेहनत का फल भी मीठा होता है। अरे वाह, तुम तो बोल सकते हो। मेरी समझ में ये नहीं आया कि किस क्षेत्र में मेहनत करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। जहाँ चाहो वहीं मेहनत कर सकते हो। अगर इरादे पक्के हैं और हौसला बना रहे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत दुख सहा है। उन दुखों ने ही तुम्हें मजबूत बना दिया है। अब तुम्हें मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ना होगा। कोशिश करके देखो, सफलता अवश्य मिलेगी। आसपास नजर दौड़ाओ, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। गोलू का पेट भर गया था। उस पर लीची की बातों ने गहरा असर किया। उसने आसपास नजर दौड़ाई। ये जगह तो बहुत अच्छी है। बहुत ही प्यारा लीची का पेड़ भी है। पास में नदी भी बह रही है। सामने खाली जमीन भी है। साग सब्जी और अनाज की खेती हो सकती है। बस एक छोटी सी कुटिया बनानी पड़ेगी। जमीन को सही करके खेत बनाना होगा। अब घर चलता हूँ और सामान लेकर 1 या 2 दिन में यही बसेरा करता हूँ। दोस्त, बहुत सही राह पर निकले हो। मंजिल की पहचान भी हो गई है। गोलू अपने दुख भूल गया। उसके जीवन में नई योजना जन्म लेने लगी। वो घर गया और उसने अपने मन में नए आशियाने तो बनाने का पूरा खाका तैयार कर लिया। 2 दिन के बाद वो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। उसने एक खच्चर पर घर का सारा सामान लाद लिया था। आज वही रास्ते उसे प्यारे लग रहे थे। जब रास्ते मंजिल से ज्यादा खूबसूरत बन जाते हैं, तब सफर का मजा ही कुछ और होता है। उसके मन में नया हौसला जन्म ले चुका था। वो चलते चलते अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसने अपना सामान उतारा और आसपास नजर डाली तो चौंक गया। उसने पहले जहां लीची का फल खाया था, आसपास लीची के कई छोटे पौधे उगाए थे। अरे, इतनी जल्दी लीची के बीज से पौधे बन गए और बड़े भी हो गए। ये कैसी लीला है मुरली वाले की। 1 2 3 4, अरे पूरे 15 पौधे हैं। हाँ, अब मुझे भी कुछ करना होगा। हिम्मत दे मर्दा तो मदद है खुदा। अब मैं इन सभी पौधों को सम्मान की जगह पर लगा दूंगा। एक दूसरे के बीच में दूरी बनी रहेगी तो ये फलेंगे और बहुत सारे फल भी देंगे। गोलू ने बड़ी मेहनत करके लीची के सभी पौधे अलग अलग जगहों पर लगा दिए। उसने अपने रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया भी बना दी। इसके बाद उसने मुड़कर देखा तो बड़ा लीची का पेड़ बहुत सारे फलों से लद गया था। प्यारे दोस्त, तुमने मेहनत की है तो फल अवश्य मिलेगा। मैं जमीन को सही करके खेत बनाना चाहता हूँ। चारों तरफ सिंचाई का इंतजाम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है, औजार नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे फल किस दिन काम आएंगे? यही तुम्हारे लिए राह बनाएंगे। समझ गए? समझ गया दोस्त, सब कुछ समझ गया। जिसके सर पर तुम्हारे जैसे दोस्त का हाथ हो, उसकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। गोलू ने बहुत सारे लीची के फल तोड़े और बाजार में ले जाकर बेच दिया। बहुत ही उम्दा लीची होने के कारण भाव भी बहुत अच्छा मिला। गोलू ने अच्छा औजार खरीदे और कुछ घर का सामान खरीदा और खच्चर पर लादकर अपने निवास स्थान के पास चला आया। गोलू ने आसपास की जमीन को खेती लायक बनाना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ लीची के छोटे छोटे पौधे बड़े होने लगे। वो बहुत ही जल्दी तैयार हो गए। वो दिन भी आ गया जब सारे लीची के पेड़ बहुत सारे फलों से सज गए। दूसरी तरफ गोलू ने साग सब्जी और अनाज की खेती भी की। उसे व्यापार में अच्छा खासा लाभ होने लगा
और माली हालत सुधरने लगी। उसने एक शेरू नाम का कुत्ता भी पाल लिया। एक दिन जोरों की बरसात होने लगी। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। पास की नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी गोलू के घर तक आ गया। शेरू भौंकने लगा। गोलू घर के बाहर आ गया। अरे बाप रे, इतना पानी, सब कुछ डूब गया। चलो शेरू, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। गोलू अपने खच्चर और शेरू के साथ वहाँ से चल पड़ा। लीची के पेड़ ने पास में एक ऊंचा टीला बना दिया। गोलू, सबके साथ टीले पर विश्राम करो। प्रकृति के कोप से मत डरो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन गोलू ने देखा तो उसकी कुटिया पानी में बह गई थी। वहाँ कुछ भी शेष नहीं था। सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? सब कुछ मिट गया। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सारी बचत की हुई दौलत भी बह गई। शायद इसलिए यहाँ लोग बसेरा नहीं करते। अब सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा? गोलू ने लीची के पेड़ की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखा। वहाँ से रोशनी आई। दूसरे ही पल गोलू के लिए एक शानदार घर तैयार हो गया। शेरू आसपास दिखाई नहीं पड़ रहा था। शेरू, कहाँ चले गए? अब तो घर भी बन गया। इतने में गोलू ने शेरू को अपने मुंह में एक पोटली लटकाए आते हुए देखा। गोलू ने दौड़कर वो पोटली ले ली। उसकी बचत की सारी कमाई उस पोटली में ही तो थी। वाह मेरे शेरू, तुमने तो कमाल कर दिया। फिर से माला माल कर दिया। मेरे दोस्त गोलू, चारों तरफ नजर दौड़ाओ और लीची के फलों को बाजार पहुंचाओ। बड़े व्यापारी तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। गोलू ने देखा सामने व्यापारी गाड़ी लेकर लीची लेने के लिए और पैसे देने के लिए खड़े हो गए हैं। हाँ दोस्त, मुश्किल आती है लेकिन उनके बीच से ही राह भी निकल आती है। तुम्हारे कड़े संघर्ष के छालों ने ही तुम्हें बुलंदी पर पहुंचाने की राह बनाई है। गोलू दौड़ता हुआ गया और प्यार से लीची के पेड़ से लिपट गया।